का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। अब ये कोहलबर्ग का जो पूरा नाम है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग। अब यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। तो ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है वो किसके बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नैतिकता के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जीन पियाजे किसके बारे में बात करते थे, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते थे। तो ये जो है वो नैतिकता के बारे में बात करते हैं, कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका और हम जन्म, इनका मृत्यु कब हुआ, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, इनका जन्म स्थान कौन सा है, ये सब हमको जानने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको जानने का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है, वो सब मैं लेके आई हूँ, वो सब टॉपिक। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब बार बार हमको एग्जाम में पूछेगा, और ये जो हर बार क्वेश्चन ना गोल घूम के इसी के इर्द गिर्द ही घूमते रहेगा, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इनका जो नैतिकता का सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का, उनका जो है वो 3 स्तर है। कितने स्तर है, 3 स्तर। और ये 3 स्तर के अंदर कितनी अवस्थाएं हैं, सॉरी 3 स्तर है, 3 स्तर को ही 3 अवस्था बोलते हैं, स्तर को ही अवस्था बोलेंगे ना। अब इन 3 स्तर क्या हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 स्तर का बात किया है ना, यहाँ पे लिख दिया है 3 स्तर। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, वो भी मैं साथ में आपको बताते चलूंगी। एक हम ऐसे देख लेंगे हल्का सा। 3 स्तर बोला, अब 3 स्तर में सबसे पहला स्तर कौन सा है, पूर्व परंपरागत। पहला स्तर का क्या नाम है, पूर्व परंपरागत। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हमको तो इतना सारा दिमाग में भरना है। ठीक है, हम यहाँ पे विकास के चरण को भी पढ़े हैं, जीन पियाजे के चरण को भी पढ़े हैं, सब में क्या है अलग अलग नाम दिया है। अब हम ये लॉरेंस का हम कैसे याद करेंगे, जो कोहलबर्ग है उनका, तो हम ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि कोहलबर्ग मतलब सीधा हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए नैतिकता। ठीक है, शिक्षा, हम जो जब छोटे थे तो हमेशा हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता था नैतिक शिक्षा, उसमें हमेशा कोई महान वैज्ञानिक या महान कोई आदमी है उसके बारे में हमको एक स्टोरी बताया जाता था, फिर उससे रिलेटेड हमको कुछ सिखाया जाता था कि हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमको बड़ों से ऐसे बात करना चाहिए, हमको बड़ों का आदर करना चाहिए, हमको हम अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये सारी चीजें हमको बताया जाता था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही नैतिकता का बात हो रहा है वैसे ही हमको ये याद रखना है परंपरागत, ये हमको याद रखना है। ठीक है, परंपरागत। तो पहला हमारा क्या है, पूर्व परंपरागत, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है प्राक रूढ़िगत नैतिकता। यहाँ पे मैं 2 अलग अलग नाम इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जब मैं खुद यहाँ पे तैयारी कर रही थी तब मेरे को सिर्फ ये पता था पूर्व परंपरागत, परंपरागत, ये सारी चीजें पता था, मेरे को ये नहीं पता था कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता। लेकिन ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो फिर हम कैसे करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक वर्ड से जानी, किससे, नैतिकता से ही मेरे को समझ में आया कि ये इसी का बात कर रहा है जिसको मैं ये पढ़ी थी, पूर्व परंपरागत। ठीक है, तो हम उसको ऐसे रिलेट करके हम उसको समझ पाएंगे। जैसे ही पूर्व बोलेगा ना तो पूर्व किससे रिलेटेड है, प्राक से रिलेटेड है। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत मतलब प्राक रूढ़िगत नैतिकता, ऐसे हमको याद रखना है। तो दोनों नाम एकदम सेम है, क्वेश्चन में चाहे पूर्व परंपरागत पूछे चाहे प्राक रूढ़िगत नैतिकता पूछे, एक ही मतलब है। ठीक है, अब उसके बाद इसका दूसरा स्तर है, हम 3 स्तर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला स्तर है हमारा पूर्व परंपरागत, जिसको प्राक रूढ़िगत नैतिकता भी कहते हैं। दूसरी हमारे स्तर है परंपरागत, जिसको और क्या बोलते हैं, रूढ़िगत नैतिकता। क्या बोलते हैं, रूढ़िगत नैतिकता। ठीक है, अब उसके बाद हमारा तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत, जिसको और क्या बोलते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। अब यहाँ पे देखिए तीनों नाम एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको याद करने में। ठीक है, पहले पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। सेम वैसी रूढ़िगत नैतिकता, सब में रूढ़िगत नैतिकता है ना, इसमें आ जाएगा सामने में प्राक रूढ़िगत नैतिकता, सामने प्राक आ गया, इसमें कोई प्राक नहीं है, ना तो उत्तर है, कुछ नहीं है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, और यहाँ पे सेम रूढ़िगत नैतिकता। तो ऐसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो इसको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देख दिया है, यहाँ पे इसका वर्ष दिया हुआ है। तो ये वाला जो स्तर है, पहला स्तर है पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत नैतिकता, वो 10 वर्ष से पहले है। ठीक है, 10 वर्ष से पहले मतलब वो जब से जन्म लिया तब से 10 वर्ष से पहले तक का। ठीक है, 10 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष तक का समझ लीजिए, इसलिए 10 वर्ष से पहले मैंने यहाँ लिखा है। अब उसके बाद ये जो दूसरा स्तर है परंपरागत, वो कितने से कितना है, 10 से 13 वर्ष के बीच में है। अब सेम वैसे जो उत्तर परंपरागत है वो क्या है, 13 से 15 वर्ष के बीच में है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि इसका नाम क्या है। यहाँ पे 3 स्तर के बारे में बोला मैंने, 3 स्तर को बता दिया। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे क्वेश्चन को भी कैसे पूछेगा, जैसे आपको ये पूछेगा
कि कोहल वर्ग के नैतिकता का सिद्धांत है उसका दूसरा स्तर का नाम क्या है, ये भी आपको पूछ देगा। तो आप क्या बोलोगे, परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, या तो ये नाम लिखा रहेगा या तो ये नाम लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एज आपको लिखा दी हूँ, यहाँ पे 10 वर्ष पहले, 10 से 13, 13 से 15, लेकिन इसको उतना नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिखा दी हूँ, क्या पता अगर पूछ ले तो। लेकिन हमको इसमें उतना फोकस नहीं करना है, एक बार आप ऐसे इसको नॉर्मल आप याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब सबको दो दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे कि क्या बोला है, पूर्व परंपरागत है ना, जो पहला स्तर है, इसकी दो, पहला अवस्था का 2 उप अवस्था है। सेम वैसी दूसरी अवस्था का भी 2 उप अवस्था है। सेम वैसी तीसरी अवस्था का भी 2 उप अवस्था है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमको एकदम अच्छे से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम। ये जो 6 हमारी उप अवस्थाएं हैं, इन उप अवस्था का 6 का नाम याद रखना हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमको ये भी याद रखना है कि पहले अवस्था का नाम और पहले अवस्था के अंदर कौन सी वो 2 उप अवस्था आ रहे हैं उसका नाम। सेम वैसे इसमें दूसरी अवस्था का नाम और उसके अंडर में कौन कौन से 2 उप अवस्थाएं हैं उसका नाम, सेम वैसे तीसरे का भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, पहले जो हमारा पूर्व परंपरागत जो हमारी अवस्था है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, उसकी 2 उप अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहला हमारा जो उसका उप अवस्था है उसको क्या है, उसको क्या बोलते हैं, दंड। दंड को तो सजा बोलते हैं, तो सबको पता है, दंड, सजा एवं आज्ञाकारी। ठीक है, अब ये नाम से ही हमको पता चल रहा है, यहाँ पे नाम से ही हमको दिख रहा है कि दंड, सजा एवं आज्ञाकारी। अब यहाँ का कुछ कुछ मैं पूरे लंबा लंबा नहीं लिखी, एकदम कीवर्ड लिखिए, ताकि आपको बस वो कीवर्ड को पढ़ने में आपको समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जाम देने आने से पहले बस इसको ही खोल के देखेंगे ना, आपको एक बार में रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, पहला मैं क्या लिखी हूँ, सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, एक कोई छोटा बच्चा है, इसके एज को देख के ही हम समझ सकते हैं, वो जन्म से कब तक, 10 वर्ष तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब वो बच्चा छोटा रहता है अपना ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाता। ठीक है, जैसे आपने उसको कुछ काम दिया, कुछ भी बोल दिया, तो अब वो, जैसे कि मान लीजिए कोई एक टीचर है, एक छोटा बच्चा है, स्कूल में है, अब वो बोली कि तुम अपना होमवर्क करके आओ। बच्चा एक दिन अपना होमवर्क करके नहीं आया, मैडम ने क्या करा, उसको मैडम ने उसको सजा दिया, या उसको सजा नहीं भी दिया तो उसको डराया, अगर तुम कल अपना होमवर्क करके नहीं आओगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तुमको सजा मिलेगी। तब वो बच्चा क्या करता, बच्चे को अपने से खुद से मन नहीं है उसको होमवर्क करने का। ठीक है, उसको ये डर है कि जब मैं होमवर्क करके नहीं जाऊंगा तो मैडम मेरे को सजा देगी, इसीलिए वो मैडम की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, अपने टीचर की आज्ञा का पालन करता है। तो कौन सी अवस्था होती है, वो जो है कौन सी अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था में आएगा। और उसके अंदर में क्या है, उप अवस्था। तो उप अवस्था में क्या है, पहला दंड, सजा एवं आज्ञाकारी। और आज्ञाकारी के अंदर में क्या है, आज्ञाकारी के अंदर में ये है सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन। मतलब जहां भी क्वेश्चन आपको ये है कि बच्चा जो है वो खुद से कुछ नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन वो काम को वो इसलिए कर रहा है ताकि उसको सजा ना मिल जाए, और वो आज्ञा का पालन कर रहा है, जबरदस्ती डर के कारण उस काम को कर रहा है, तो वो कौन सी उप अवस्था में आएगा, पहले वाली उप अवस्था, सजा एवं आज्ञाकारी। ठीक है, या दंड एवं आज्ञाकारी। अब यहाँ पे देखिए, खुद की नैतिकता नहीं होती। अब देखिए, जैसे वो खुद से अपने से तो कुछ काम कर नहीं रहा है ना, जैसे कि बच्चा इतना छोटा है, 10 साल से पहले का बात कर रहे हैं, अब उसके में इतना समझदारी नहीं है, बच्चे में कोई बड़ा आया है तो हम उसको क्या करें, प्रणाम करें। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको बार बार मम्मी पापा को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता कि बच्चे प्रणाम करो, आपके दादी दादा आए हैं या कोई बड़े आए हैं, बुआ फूफा आए हैं, है ना, ऐसा नहीं बोलना पड़ता। लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं, 10 साल से और पहले का बात कर रहे हैं, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, तब हम उसको क्या है, सिखाना पड़ता है। बच्चों को हम सिखा रहे हैं उस टाइम में, तो हम बार बार उनको बोलेंगे कि चलो बच्चे, चलो बेटा प्रणाम करो, अपने से, आपसे बड़े हैं ना, आपके दादी दादा हैं, बुआ फूफा हैं, तो उनको प्रणाम किया जाता है करके। ठीक है, तो उनका खुद का अपना नैतिकता नहीं रहता ना, खुद की अपनी कोई समझदारी नहीं होती। तो इसके अंदर 2 बातें हमको ध्यान रखना है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई हमको एकदम ज्यादा याद करने वाला नाम बात नहीं है। जहां पे देखो, क्वेश्चन 2 टाइप का आ सकता है यहाँ पे। पहला तो ये आएगा कि बच्चा सजा से बचने के लिए अगर वो जबरदस्ती उस काम को कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दंड एवं आज्ञाकारी के अंदर आएगा। या तो जिस बच्चे की खुद की नैतिकता नहीं होती है, मतलब हम उसको यही एग्जाम्पल से याद करेंगे। ठीक है, खुद की नैतिकता नहीं होती है तो वो बच्चा कौन सी उप अवस्था के अंदर आएगा, तो किसके अंदर आएगा, सजा एवं आज्ञाकारी के अंदर आएगा। ठीक है, या तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ये दोनों को ले, इसको उप अवस्था को पूछ दिया। ठीक है, या तो ये ऑप्शन में रहेगा, और दूसरा और क्या पूछ सकता है, कौन सी अवस्था, तो ये भी तो जो सजा से बचने के लिए काम कर रहा है और जिसकी नैतिकता नहीं है, वो किसके, कौन से स्तर के अंदर आ रहा है, पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर आ रहा है ना। तो 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इसको बोल के या तो वो ये ऑप्शन में देगा, या तो उप अवस्था को ऑप्शन में देगा, या तो डायरेक्ट अवस्था को ऑप्शन में देगा। ठीक है, इस टाइप का आता है क्वेश्चन।
मेन ये समझाना है मेरे को कि इसको हमको ऐसे समझना है, नाम से ही पता चल जा रहा है, इसको हमको ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, हमको जहां नाम लिखा वही हमको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम आते हैं अगले वाले में। अभी तक हम स्तर 1 में ही है, हम पहली अवस्था में हैं और उसके दूसरे नंबर के उप अवस्था में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसी ड्रॉ ही ऐसी करी हूँ, उसको टेबल ही ऐसी बनाई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हम आ जाते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मूलता। ठीक है, ये शब्द को मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछ भी देता है, या कुछ थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके हल्का सा शब्द को बदल के भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन आपको उसका थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए अच्छे से कि उसको बोलते क्या है। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मूलता, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे को तैसा। इसका मतलब क्या है, जैसे को तैसा। मैं ऐसी याद करी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा। टिट फॉर टैट, जैसे दूसरा हमारा आया उप अवस्था का, उसमें क्या क्या होना चाहिए कि फटाक सबको क्या याद आना चाहिए, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। जैसे बच्चे को कोई मार के भाग गया, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लड़ाई हो रहे हैं ना, तो अब उसको सबसे पहले इतना ज्यादा गुस्सा आएगा, वो क्या सोचेगा, पहले वो ये नहीं सोचेगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सबसे पहले ये सोचेगा कि मैं भी उसको एक झापड़ लगा देता हूँ जोर से, वो यही सोचेगा ना खुद से। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे को तैसा, मतलब कोई बच्चा क्या कर रहा है, उसको कुछ चीज, उसके साथ कुछ चीज बुरा हुआ है ना, कोई उसको हर्ट करे, उसका कोई सामान छीन के ले गया, कोई उसका सामान चुरा लिया। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चा स्कूल गया है, ठीक है, अब उसको उसकी मम्मी बहुत प्यारा सा एक इरेजर ला के दी। अब वो मस्त लेके गया इरेजर, अपने फ्रेंडों को दिखाया कि अरे मेरी मम्मी मेरे लिए नया वाला इरेजर लाई है, उसमें कार बना हुआ है। अब वो क्या करा, कोई बच्चा उसको चोरी कर लिया। ठीक है, तब वो क्या करेगा, दूसरे दिन जाके वो बच्चे के दिमाग में ये आएगा, ये मेरा सामान चोरी किया है, अब मैं भी इसका सामान चोरी करूंगा। उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि चोरी करना गलत बात है। ठीक है, वो जैसे को तैसा सोचेगा। तो इस सिचुएशन में जहां भी इस टाइप का बात आएगा, जैसे को तैसा, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं ना, बस हमको एक पॉइंट को याद रखना है, किसको, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमको ये याद रखना है, ये क्या है, दूसरे नंबर का उप अवस्था है। ठीक है, दूसरे नंबर का उप अवस्था है, जो कि किसमें आ रहा है, पहले चरण में आ रहा है या पहली अवस्था में आ रहा है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ क्या है, वो प्रशंसा चाहता है और वो प्रशंसा के लिए छल करता है। छल करता है मतलब जैसे आपने क्या बोला, जैसे आपने बच्चे को कुछ भी एक काम करने बोल दिया। जैसे आप क्या बोल सकते हो, हाँ, जैसे कि आप क्या बोलोगे, आप पड़ोसी के घर से क्या लाओ, मेरे को पूजा करना है, जाओ आप फूल तोड़ के ले आओ। ठीक है, तब वो बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन आप उसको ये भी बोले हो कि आप क्या करोगे, उस घर में जो आंटी है जिनका पौधा है उनसे आप पूछ के फूल लेके आना। ठीक है, लेकिन वो बच्चा गया घर के अंदर। अब वो बच्चा चला गया, अब वो देखा कि अरे आंटी तो दिख ही नहीं रही है, मैं आवाज लगाया फिर भी नहीं निकली ना, वो चाहता था कि मैं उनसे पूछ के लाऊं, लेकिन अब सिचुएशन वैसा था नहीं, है ना। तो वो क्या करा, वहां पे छल करा। छल करा मतलब कैसे छल करा, वो क्या करा, चोरी से उसको चुपके से क्या करा, वो फूल तोड़ के ले आया। अब वो क्यों ले आया, अरे मैं फूल तोड़ के ले आया, मतलब मैं अपनी मम्मी का कहा माना, उनका बात माना, तो अब मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को तारीफ मिलेगा, मेरी प्रशंसा होगी। ठीक है, तो जहां पे इस टाइप का सिचुएशन आएगा, वहां पे भी क्या हो जाएगा, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मूलता। यहाँ पे एक वर्ड ये याद रख सकते हो आप, सापेक्षवादी से। सापेक्षवादी से एक चीज आप याद रख सकते हो, क्या, जैसे को तैसा, और बच्चा क्या करता है, अपने तारीफ करवाना चाहता है इस एज में, और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो हमेशा छल करता है, छोटा मोटा झूठ बोल देना, है ना, कुछ भी चीज को, जैसे आप उसका सामान रखे, नहीं नहीं मैं तो नहीं रखा हूँ, ऐसा कर कुछ भी चीज को वो बोल सकता है। छल करना मतलब वो कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वो किसके अंदर आएगा, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मूलता। अब इसका एक नाम और है यहाँ पे, इसका नाम भी अभिविन्यास। अभिविन्यास बार बार यूज भी होता है, बार बार। ठीक है, तो हम इसको भी हम याद कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं रेड पेन में अलग से मैं लिखी हूँ, इसको भी आप लिख लीजिएगा, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। क्या बोलते हैं इसको, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। ठीक है, जब मैं खुद बीएड में थी और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, तो मैं खुद अच्छे से सीरियसली नहीं पढ़ी थी इसको, क्योंकि इतना सारा देख के मेरा दिमाग घूम गया था। मैं बोली कौन पढ़ेगा इसको करके, मैंने भी यही सोची थी। लेकिन जब मैं सीटेट का तैयारी करी, तब मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में हम क्या करेंगे, एक दूसरे से डिफरेंस करके पढ़ेंगे ना, तब हमको अच्छे से समझ में आएगा। अब उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, उसमें ये करना चाहिए, उसमें बच्चे को ये हो जाता है, इतना सब कुछ रहता है तो समझ में नहीं आता। लेकिन बस एक एक वर्ड को हम उसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे तो समझ में आएगा। उसमें उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को याद है अच्छे से। यहाँ पे सजा एवं आज्ञाकारी लिखा है, तो वहां पे सजा बनाम आज्ञाकारी, ये बनाम का मतलब क्या होता है ये भी मेरे को नहीं पता था, है ना। तो हम क्या करते हैं, शब्दों को थोड़ा इजी करके लिखते हैं ना उसी वे में, तो हमको और अच्छे से समझ में आने लगता है कि एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है, वो हमको समझाना क्या चाह रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एकदम इजी वे से पढ़ने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका दूसरा नाम क्या था, बता दिया यहाँ पे मैं, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। ठीक है, अब सेम ऐसे इसमें भी होगा। ये जो है हमारा उप अवस्था है, दूसरे नंबर का हमारा जो उप अवस्था है, इसका नाम है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मूलता, जिसको टीट फॉर टैट भी बोलते हैं, जैसे को तैसा। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर का है उप अवस्था में और अवस्था में पहले नंबर के अंदर में ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऊपर ऊपर से और देख लेते हैं। पहला हमारा जो अवस्था है वो उसको क्या बोलते हैं, पूर्व परंपरागत, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता। ये याद भी नहीं आएगा तो जहां नैतिकता लिखेगा वहां समझ जाना, बस प्राक याद रखना है। प्राक मतलब पहला चरण, जहां कोई प्राक प्राक कुछ नहीं लिखा है सामने में वो दूसरा चरण, और जहां उत्तर लिखा है वो तीसरा चरण। ठीक है, अब वो पहले के अंदर आएगा तो पहला क्या हो जाएगा, सजा एवं आज्ञाकारी हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, जैसे को तैसा वाला होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे को तैसा वाला, यहाँ पर कुछ सहायक उद्देश्य अभिविन्यास ऐसा लिखा होगा या सापेक्षवादी लिखा होगा, तो वो भी हमको ये उन्मूलता या अभिविन्यास ये सबको देख के हमको डरना नहीं है कि अरे इतना बड़ा बड़ा भारी भरकम शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले में। दूसरा है हमारा परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता, जो है 10 से 13 वर्ष है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर हमारा 2 उपावस्था है। अब हमारा 2 उपावस्था कौन कौन सा है इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं तीसरा नंबर इसीलिए लिखी हूँ क्योंकि हमको ऐसा ही पूछता है हमेशा, हमको ये याद रखना है। पहले का उपावस्था ये, दूसरा उपावस्था में क्या होता है ये। अब ये डायरेक्ट इसको फिर से इसका पहला दूसरा नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा तीसरा, इसको चौथा। हमको क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि पहला दूसरा मतलब पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर है, और तीसरा और चौथा चरण बोल रहे हैं मतलब वो किसके अंदर कहते हैं, परंपरागत के अंदर है। ठीक है, और पांचवा और छठवा उपावस्था का बात कर रहे हैं मतलब वो तीसरे नंबर के वो जो है उत्तर परंपरागत के अंदर आएगा। हमको ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैं लाइन से ही लिखी हूँ। तो तीसरी उपावस्था है उसका नाम क्या है, तीसरी उपावस्था किसके अंदर आ रही है, परंपरागत के अंदर आ रही है तीसरी उपावस्था। ठीक है, अब उसको देखते हैं, इस जो तीसरे नंबर का वो क्या है, परस्पर एक रूप अभिमुखता। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी शॉर्ट में मैं इसीलिए लिखी हूँ गुड गर्ल गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिखी हूँ, गुड गर्ल गुड बॉय, इससे रिलेट कर सकते हो परस्पर एक रूप। परस्पर एक रूप मतलब एक साथ मिलके काम करना, है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ऐसे आपको लगेगा। परस्पर एक रूप मतलब क्या समझता, परस्पर एक रूप मतलब सब एक साथ मिलके काम करना एकता के साथ, है ना। अब यहाँ पे गुड गर्ल गुड बॉय, अब यहाँ पे देखिए दूसरों की शाबाशी पाने के लिए काम करता है। बच्चा क्या करता है, दूसरों की शाबाशी पाने के लिए यहाँ पे काम करता है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस आपको इतना ही समझना है, एक ही बस कुछ रखना है, याद रखना है, गुड गर्ल गुड बॉय। अब जो गुड गर्ल गुड बॉय बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, जैसे बड़े कुछ काम बोल रहे हैं, एक गिलास पानी लेके आ जाओ, तुरंत फटाक से पानी लेके आ जाना। वो कौन सी उम्र में होता है, 10 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। ठीक है, फटाक से पानी लेके आ जाना। कोई अच्छा बच्चा बनना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे को शाबाशी मिलेगा, सब मेरे को बोलेंगे कि वाह वाह तुम बहुत अच्छा किया, अपना होमवर्क करके आना, मैडम जो कि प्रोजेक्ट बोली है उसको टाइम से उसको सबमिट कर देना, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये किसके अंदर आएगी, तीसरी उप अवस्था, जिसका नाम क्या है, परस्पर एक रूप अभिमुखता। नाम से ही पता चल रहा है परस्पर एक रूप अभिमुखता। ठीक है, जो क्या है, दूसरे की शाबाशी पाने के लिए, गुड गर्ल गुड बॉय, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, है ना। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं चौथे नंबर का, यहाँ पे क्या है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अब यहाँ पे देखिए अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में लिखा है लॉ एंड ऑर्डर। इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आए वहां पे अधिकार संरक्षण ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये चौथे नंबर का है। अब यहाँ पे देखने इसमें क्या होता है, सामाजिक आज्ञा पालन। सामाजिक आज्ञा पालन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड अपना बनवाने गए, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पे आप लाइन लगे हुए हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, समाज के नियम का पालन करेंगे। सामाजिक आज्ञा पालन मतलब क्या है, सब कोई लाइन से अपना काम करा रहे, ऐसा तो नहीं है आप 5 लोग को हटा दोगे, हटो चलो मैं सबसे पहले अपना काम कराऊंगी, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना, ऐसे में तो लड़ाई हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप भी क्या कर रहे हैं, उसका आज्ञा पालन कर रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं। तो जब बच्चे 10 से 13 वर्ष की उम्र में रहता है तो वो भी उस चीज को आसानी से समझ जाता है, उसको पता है कि मेरे को समाज के नियम का पालन करना है, मेरे को वहां पे उसका उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे नैतिक चिंतन, अब सीधी सी बात है, जब वो आज्ञा पालन कर रहा है, वो इतना बड़ा हो गया तो उसके अंदर वो नैतिक चिंतन भी उसके अंदर आएगा, है ना। नैतिक चिंतन मतलब किस टाइप का, नैतिकता मतलब क्या समझते हैं, दूसरों का आदर करना, अपने से बड़े में उसका आदर करना, अच्छे से व्यवहार करना, है ना।
तो वो जरूर सोचेगा उसके बारे में कि किसी से अगर वो मिसबिहेव कर दिया कुछ, तो वो जरूर सोचेगा अरे मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, ये मैंने गलत करा है। तो ये सारी चीजें उसके बारे में बहुत सारा वो चिंतन करेगा। अब यहाँ पे देखिए सामाजिक नियम अनुरूप व्यवहार, मतलब सामाजिक नियम के अनुरूप व्यवहार मतलब वही सेम वाला चीज जो मैंने आपको बताया, आधार कार्ड बनाने गए हो, बिजली बिल का पे करने गए हो, अभी तो सब ऑनलाइन हो जाता है, पहले जैसे जाते थे तो बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता था ना बिजली बिल पे करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइप का आप समझ सकते हो, है ना, जो भी समाज का नियम कानून बनाया। हॉस्पिटल आप जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी तो आपको नंबर लगाना पड़ता है ना, वहां पे भी आप वेट करते हैं, तो वही सारा चीज है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, लॉ एंड ऑर्डर, जिसका हिंदी में नाम क्या, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, हमको ये याद रखना है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा ना कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है, हमेशा कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये या तो ये और ये तीसरे नंबर का, चौथा और ये पांचवा, चौथी उपावस्था, पांचवी उपावस्था और छठवीं उपावस्था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्वेश्चन इस टाइप का घुमा के देता है ना कि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, या तो ये चौथा वाला हो जाएगा कि पांचवा होगा कि छठवा। यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से एकदम ये 3 वाला जो है वो एकदम क्लियर है, ये जायज सजा वाला हो जाएगा, ये जैसे को तैसा वाला है, ये अच्छा बनने के लिए बच्चा क्या क्या कर रहा है ना, तो ये क्लियर है। प्रॉब्लम हमको यहाँ पे होता है ये तीनों में, इसलिए हमको ये तीनों को अलग अलग करके समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा सामाजिक आज्ञा पालन वाला, जो चौथी उपावस्था थी। और ये जो तीसरा उपावस्था और चौथा उपावस्था, ये दोनों जो है वो किसके अंदर आते हैं, परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता के अंदर आते हैं, ठीक है। इसका उम्र को याद करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, उतना नहीं पूछता है, ये सारी चीजों को ही पूछता है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर में, तीसरी अवस्था में, जिसको क्या बोलते हैं, तीसरा स्तर क्या है इसका, उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ठीक है, जिसका उम्र क्या है 13 से 15 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए इसकी 2 उप अवस्थाएं कौन कौन सी है, मतलब ये क्या है 5वें नंबर का उप अवस्था है हमारा, 5वें नंबर का उप अवस्था में क्या है, सामाजिक अनुबंध। अब हम आते हैं ये 5वें नंबर वाले में, 5वीं उप अवस्था में, जिसका नाम क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मूलता, ठीक है। इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं समाज के बारे में बात हुआ था, सामाजिक आज्ञा पालन, नैतिक चिंतन, सामाजिक नियम अनुरूप व्यवहार, लेकिन इसका मैंने बता दिया कि ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मूलता। अब यहाँ पे क्या है, स्वयं के द्वारा या सेल्फ चूज, ठीक है, स्वयं के द्वारा या सेल्फ चूज मतलब क्या है, वो खुद से अपना डिसीजन लेता है, खुद से अपना सारा चीज करता है। अब वो बड़ा हो गया, समझ रहे हैं ना, 13 से 15 वर्ष की उम्र में, तो वो क्या कर रहा है, स्वयं के द्वारा या सेल्फ चूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, समाज के नियमों को बदला जा सकता है भले के लिए, यहाँ पे देखना ब्रैकेट में मैंने लिखा है भले के लिए, ठीक है। ये मैं वीडियो आप लोग को भेजूंगी तो और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे यही लिखा है, समाज के नियमों को बदला जा सकता है भले के लिए, मतलब जैसे कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब जब किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको तुरंत तुरंत एम्बुलेंस बुलाए, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल जब लेके जा रहे हो तो सिग्नल में रुकना जरूरी है क्या, जब एम्बुलेंस वहां पे चल रहा है और किसी के लाइफ का सवाल है, तो सिग्नल में रुकना जरूरी नहीं है, लेकिन वो नियम तो है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, उस नियम को क्या कर रहे हैं, बदल दे रहा है, मतलब वो नियम को वो क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है, उस नियम का पालन को नहीं कर रहा है, किसी की भलाई के लिए वो उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, वो सामाजिक अनुबंध उन्मूलता के अंदर आएगा। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि जो काम है और वो नियम के अपोजिट हो रहा है, लेकिन वो उससे किसी का भला हो रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये 5वीं उप अवस्था के अंदर आएगा, जिसका नाम क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मूलता। अब यहाँ पे देखना, ये देखिए यहाँ पे वही है, झूठ बोलने से जीवन बच रहा है, जैसे कि किसी का झूठ बोलने से जीवन बच रहा है, मतलब उसका अपने से कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। आपके किसी रिश्तेदार को कोई बहुत बड़ा बीमारी है ना, और वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी आदमी को अगर वो चीज के कोई दिल से बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको पता चलेगा कि मेरे जो रिलेटिव है उसको इतना बड़ा बीमारी है, तो उनको सुन के अच्छा नहीं लगेगा ना, वो मन ही मन बहुत ज्यादा चीज सोचेंगे, बल्कि उनसे ज्यादा तबियत खराब सामने वाले का हो जाएगा, तो उसको झूठ बोलना ज्यादा सही है ना, उनको नहीं बताना ज्यादा अच्छा है। तो हम उसको यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, झूठ बोलने से अगर किसी का जीवन बच रहा है तो झूठ बोला जा सकता है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह हम सब जगह झूठ ही बोलते रहे, है ना। तो ये वाला, अब यहाँ पे देखते हैं अगला वाला क्या है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना मतलब जो सामाजिक सेवा करना है, इसको अच्छे से हम यहाँ पे यही चीज को बोल सकते हैं। जैसे कि अब किसी का रोड में, वही मैं बताई ना, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या है, आज के में लोग क्या होता है, हेल्प नहीं करते, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं कि अपना काम को वो छोड़ के क्या कर रहे हैं, वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे जाके प्रॉपर उसका हेल्प करेंगे, है ना, अपना अपना काम को, अपना समय को क्या करेंगे, वो उसको देखेंगे, तो वो लोग कल्याण कर रहे हैं ना, लोगों के कल्याण के लिए तो काम कर रहे हैं वो,
तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, सामाजिक अनुबंध उन्मूलता के अंदर है। ठीक है, अब हम अगला आते हैं छठवीं उप अवस्था में, जो कि किसके अंदर है, उत्तर परंपरागत के अंदर है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंदर है, जिसका नाम क्या है, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मूलता। ये भी थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको भी थोड़ा अलग से आप और समझ सकते हो। सार्वभौमिक मतलब हम क्या समझते हैं, जो सब तरफ व्याप्त है ना, ऐसा समझ सकते हैं ना। सार्वभौमिक मतलब सभी पे देखते हैं। नीति परक उन्मूलता, अब नीति परक मतलब क्या समझते हैं, नीति मतलब नियम कानून से होता है। ठीक है, नीति परक उन्मूलता। अब यहाँ पे देखते हैं पहला, नियम मानने वाला, जो बहुत ज्यादा नियम को मानता है ना, अपने जीवन में बहुत सारा खुद का नियम बना के होता है ना, कई लोग मैं अपने प्रिंसिपल में चलता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने नियम कानून, और उसको प्रॉपर फॉलो भी करते हैं। विवेक की अवस्था, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, विवेक की अवस्था। देखिए 13 से 15 वर्ष है ना, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, वो विवेक की अवस्था। मतलब उसको खुद अपना लिमिट पता है। जैसे छोटे बच्चे रहते तो कहीं भी सुसु कर देते हैं, है ना। जैसे छोटे हैं तो उन लोग को उतना शर्म नहीं आता ना कि हम यहाँ हैं, यहाँ पे ये है, वहां पे वो है करके। लेकिन क्या वो 15 साल का कोई बच्चा है तो वैसे करेगा क्या, नहीं करेगा। उसके अंदर विवेक आ जाए रहेगा, उसको पता है उसका सीमा क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं निंदा से बचने का प्रयास। हाँ, निंदा से बचने का प्रयास मतलब क्या है, जैसे कि कोई बच्चा कहीं क्या कर रहा है, घूमने निकल गया, ठीक है, लेकिन उसको पता है उसके पड़ोसी वाले अंकल उसको देख लेंगे तो उसके बारे में उसके पापा को बता देंगे कि अरे तुम्हारा बेटा तो उधर घूम रहा है, कोचिंग जाऊंगा बोल के गया था, लेकिन कोचिंग तो गया नहीं है वो, है ना। तो उसका क्या हो रहा है, वहां पे निंदा हो रहा है ना, तो वो निंदा से बचने का प्रयास करेगा। वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको क्या हो, उसको निंदा का सामना करना पड़े, है ना। तो हम उसको ऐसा समझ सकते हैं। दुनिया की भलाई के लिए खुद का नुकसान करना, इसको हम अच्छे से किससे समझ सकते हैं, महात्मा गांधी जो महान पुरुष है हमारे हमारे देश के, उनसे हम समझ सकते हैं ना। खुद के जीवन के लिए नियम बनाते हैं और उसको पालन करते हैं। जैसे महात्मा गांधी बहुत सारे अपने जीवन के लिए बहुत सारे नियम बनाए और उसको फॉलो करे, तभी तो आज वो इतने महान कहलाए ना। इतना सारा बलिदान भी दिया है उन्होंने, है ना। वो अपने बारे में सोचते तो नहीं करते ना, अपने बारे में ना सोच के वो हमारे देश के बारे में सोचे। सेम वैसे इसमें भी क्या करना है, एक ऐसे इंसान, छठवीं उप अवस्था है उसमें सार्वभौमिक नीति परक उन्मूलता में, कि कोई ऐसा इंसान, या जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, मदर टेरेसा बोल सकते हैं, है ना। मदर टेरेसा भी अगर अपने बारे में सोचती तो आज वो इतनी महान बनती क्या, नहीं बनती, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने लिए खुद के लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचना, पूरे देश के लिए सोचना, भलाई करना, अपने खुद का नियम कानून बनाना कि मेरे को दूसरे से उधार नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना, चाहे कोई भी सिचुएशन में मुझे ऐसा काम ही क्यों करना कि मेरे को उधार लेना पड़े, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो हम उसको ऐसा समझ सकते हैं। और ये जो पांचवी उपावस्था और जो छठवीं उपावस्था है वो दोनों कौन से स्तर में आएंगे, तीसरे स्तर में, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसका नाम ही पूरा लिख के दे या इसका नाम ही पूरा लिख के दे। आपको क्या बोल देगा, आपको ये बोल देगा कि जो तीसरे नंबर का जो उप अवस्था है वो कौन से स्तर में आएगा, और नाम को आपको दे देगा। ये तीनों नाम को तो आप क्या बोलेंगे, उसको आप याद करेंगे। आपको इस डायग्राम को याद रखना है, ये जो मैं टेबल बनाई हूँ आपको उसको याद रखना है कि ये जो परंपरागत है वो कौन सी उप अवस्था है, तीसरे नंबर की उप अवस्था के अंदर क्या आता है, परंपरागत आता है। हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक बार हम उसको ऐसे देख लेते हैं। हमारा पहला स्तर क्या है, पूर्व परंपरागत, जिसको प्राक रूढ़िगत नैतिकता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्राक रूढ़िगत नैतिकता। इसका अगर और भी कुछ नाम होगा तो भी मैं आपको क्लास में बता दूंगी, ठीक है। अभी मेरे को बस इसका 2 नाम ही पता है, इसलिए मैं 2 नाम ही लेके आई हूँ आपके पास। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद उसके अंदर में 2 उप अवस्थाएं आती है, उसको पहला और दूसरा नंबर का उप अवस्था बोलते हैं। इसलिए मैं लाइन से ही लिखी हूँ सबको, ताकि वो इधर उधर मिक्स मत हो जाए, है ना। लाइन से रहेगा तो आप लोग को ये डायग्राम भी याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला है सजा एवं आज्ञाकारी, एकदम इजी है, ये आपको खुद में समझ में आ जाएगा जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि यही वाला होगा करके, ठीक है। अब वो पहले नंबर में ही आएगा, पहला स्तर में, पूर्व परंपरागत में। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मलता, जिसका क्या है, जैसे को तैसा याद कर सकते हैं हम, है ना, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो। फिर तीसरे नंबर का है परस्पर एकरूपता अभिमुखता, जिसको हम कैसे याद रख सकते हैं, परस्पर एकरूप, एक वर्ड इसको याद रख सकते हैं, जिससे हम क्या याद रखेंगे, गुड गर्ल गुड बॉय, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरों की शाबाशी के लिए काम करना, हमेशा अच्छे काम करना, है ना। अब इस अवस्था में देखिए, इसमें हम इसमें और इसमें क्या अंतर कर सकते हैं, पहले नंबर में और ये तीसरे नंबर में। पहले नंबर में उसको मन नहीं था करने का, वो तो डर के कारण करता था ना बेचारा जो बच्चा है, कि मेरे को कहीं डांट ना पड़ जाए, मेरे को कहीं सजा न मिल जाए, इसलिए वो काम करता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तीसरे नंबर में वो खुद से शाबाशी पाने के लिए, कि मैडम उसका तारीफ करेंगे, उसके मम्मी पापा उसका तारीफ करने के लिए, वो पाने के लिए क्या करता है, वो खुद से काम करता है ना, सजा के लिए काम नहीं करता। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है पहले और तीसरे में, ठीक है।
तो तीसरा और चौथा, तीसरा क्या, परस्पर एकरूप अभिमुखता, गुड गर्ल गुड बॉय, अधिकार संरक्षण अभिमुखता मतलब लॉ एंड ऑर्डर, मतलब वो हमेशा नियम कानून वाला से रिलेटेड रहेगा, वो हमेशा क्या करेगा, समाज के अनुरूप काम करेगा, है ना, नैतिक चिंतन करेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी चौथे नंबर के अंदर। और तीसरा और चौथा जो है वो किसके अंदर आता है, परंपरागत या रूढ़िगत के अंदर आता है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे नंबर में जिसका नाम है उत्तर परंपरागत। तीसरे नंबर की अवस्था है ये, तीसरा स्तर है ये, और उसके अंदर में दो उप अवस्थाएं हैं जो 5वें नंबर का है और 6वें नंबर का है। तो 5वें नंबर की जो उप अवस्था उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मूलता, जो क्या है वो खुद से चूज करता है, वो अपना खुद का डिसीजन है वो, है ना, और वो क्या करता है, वो हमेशा समाज के बारे में, समाज के लिए वो काम करेगा, है ना, उसके नियम को मानेगा। और वो क्या करेगा, यहाँ पर देखिए समाज के नियमों को बदला जा सकता है भले के लिए, मतलब क्या है, वो ऐसा जैसे कि कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी का अच्छा हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत नियम कानून को हम उसको बदल सकते हैं, है ना, जैसे मैंने सिग्नल वाला बताया, एम्बुलेंस वाला बताया। अब यहाँ पे झूठ बोलने से जीवन बच रहा है, इसका भी मैंने आपको बता दिया, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारा चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो ऐसा भी इसको याद रख सकते हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मूलता। अब यहाँ पे छठवां वाला क्या है, सामाजिक नीति परक उन्मूलता, जहाँ नाम सॉरी सार्वभौमिक नीति परक उन्मूलता, इसे नाम से ही पता चल रहा है, सार्वभौमिक मतलब सब तरफ ही व्याप्त, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा को हर कोई जानता है ना। नीति परक मतलब उसके खुद के नियम कानून, हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, सार्वभौमिक पहला वर्ड हमको याद आना चाहिए महात्मा गांधी और मदर टेरेसा, ये याद आना चाहिए। नीति परक मतलब खुद का नियम कानून, अपने उसूल, अपने अपने नियम, ऐसा करके हम उसको याद रख सकते हैं, है ना, जो अपना खुद का नियम बना रहा है, किसी से उधार नहीं लेना है मेरे को, किसी के सामने झुकना नहीं है मेरे को करके, है ना। अब यहाँ पे ये हम कर सकते हैं, तो हम ऐसे उसको समझ सकते हैं। नियम मानने वाला, विवेक की अवस्था, है जैसे मैंने आपको बताया, विवेक की अवस्था मतलब अपनी सीमा को जानता है, अपनी लिमिट को जानता है वो, निंदा से बचने का प्रयास, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा पब्लिक प्लेस में कि उसको क्या करना पड़े, उसकी निंदा हो, उसका हर कोई बुराई करे, है ना, वो ऐसा काम नहीं करेगा। दुनिया की भलाई के लिए सोचना, खुद का नुकसान भी कर सकता है वो दुनिया को, दुनिया की भलाई के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, खुद के जीवन के लिए नियम बनाना और उसका पालन करना। ठीक है, तो ये देखिए छठवें नंबर का तो आप समझ भी जाएंगे, छठवें नंबर का थोड़ा अलग है, पांचवा छठवां लगभग थोड़ा सेम सेम लगता है, तो सॉरी चौथा और पांचवा थोड़ा सा सेम सेम लगता है। ठीक है, चौथा और पांचवा, छठवें नंबर का थोड़ा अलग है, छठवें को आप अलग से उसको खुद से समझ सकते हो ना, कोई महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, खुद का नियम कानून बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नीति परक उन्मूलता, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना। अब इसमें कहीं अगर आप लोगों को डाउट होगा, ये 3 स्तर और 4 उप अवस्था, या 3 अवस्था 4 सॉरी 3 अवस्था और 6 उप अवस्था, ठीक है, या क्या बोल सकते हो, 3 स्तर और 6 उप स्तर, ऐसा भी बोल सकते हो। वो तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा खुद से कि वो 3 और 6 का क्या हिसाब है ना। तो ये पहले वाले के अंदर कौन से, ये 1 2 आएगा, दूसरे परंपरागत में 3 और 4 आएगा, तीसरे उत्तर परंपरागत में 5 और 6 आएगा। बस ये हमको याद रखना है कौन किसके अंदर आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि वो पूछता ही हमेशा, वो 5वें और 6वें नंबर वाला किसके अंदर आएगा, उत्तर परंपरागत, और जरूरी नहीं है दोनों को एक साथ पूछे, वो सिर्फ 5वां पूछ सकता है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध उन्मूलता ये किसके अंतर्गत आएगा, तो कौन सी अवस्था के अंदर आएगा, तो आप बोलेंगे उसको उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और ये आएगा ही ऐसा क्वेश्चन, इस टॉपिक से तो आएगा ही, लॉरेंस कोहलबर्ग से। ठीक है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के में एक चीज और पूछा जाता है हमेशा, बार बार ये पूछता है, लिंग पूर्वाग्रह। जैसे जब मैं ये पढ़ी तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो उसमें लिखा ही नहीं था, इसमें बस लिंग पूर्वाग्रह बस लिखाता था, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी इसका मतलब क्या है करके। इसका मतलब ये है कि लिंग पूर्वाग्रह मतलब होता है पक्षपात। अब पक्षपात लिखाएगा तो वो कोई भी जान डालेगा ना, पक्षपात मतलब किस बारे में बात हो रहा है करके। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक जन कोई वैज्ञानिक है, और वो हमेशा यही बोलता है कोहलबर्ग के बारे में, जो नैतिकता का सिद्धांत जिन्होंने दिया, किसने दिया नैतिकता का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने दिया, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखना इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना जो भी प्रयास किया है, जो हमने अभी पढ़ा ना, 3 स्तर 3 अवस्थाएं, उसके अंदर 6 उप अवस्थाएं, तो जो सब चीज आपने पढ़ा, इतनी सारी चीजें, उस चीज को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर प्रयोग किया है, सिर्फ और सिर्फ लड़के के ऊपर। ठीक है, अपने प्रयोग को केवल लड़कों को शामिल किया। ठीक है, अपने प्रयोग में सिर्फ और सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं किया अपने प्रयोग में शामिल। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा है ऐसा भी क्वेश्चन, ये वाला चीज को, लिंग पूर्वाग्रह जहां भी बात होगा, मतलब हमको ये समझना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयोग में लड़कों को शामिल किया था, लड़कियों को नहीं। तो इसको किसने किया था, कोहलबर्ग ने किया था, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है,
ये जहां भी ऐसा वर्ड आएगा उसको हमको समझना है। यहाँ पे हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो क्या है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, जैसे जीन पियाजे से पूछता है, कोहल वर्ग से पूछता है, वैसे वाइगोत्स्की से भी पूछेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था, सन 1896 में हुआ था, और स्थान क्या था, कौन से जगह में हुआ था, रूस के। ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ये रशिया के हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेम वैसे जीन जो प्याजे थे, जीन प्याजे थे, वो कहाँ के थे, वो स्विट्जरलैंड के थे, और ये कहाँ के हैं, ये है रशिया के, ठीक है, रूस के वैज्ञानिक है ये। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं एकदम कीवर्ड को ही लिखी हूँ जिससे हमको बस उसके बारे में ज्यादा हमको नहीं समझना है, जो जो आता है हमको बस वही पढ़ना है। वाइगोत्स्की हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में बात करता है। जहाँ पे जो भी क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को तो पूरा आपको पढ़ना ही है अच्छे से, लेकिन जहाँ पे इस टाइप का बात होगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, बच्चे के बारे में, कहीं भी वो सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में बात होगा, जहाँ ऐसा लिखा दिख गया आपको, सामाजिक अकेले भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी अकेले हो सकता है ना, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक ऐसा भी हो सकता है। जहां इस टाइप का दिखेगा वहां आपको आंख बंद करके क्या करना है, बस वाइगोत्स्की जहां दिखेगा वहां आपको टिक कर देना है, ठीक है। एक अच्छा बात इस टॉपिक का ये है, हमको इससे हम अपना नंबर बहुत ज्यादा ला सकते हैं ना, इससे नंबर बहुत ज्यादा हमारा पढ़ने का चांस है। अब यहाँ पे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है, जैसे कि भाषा मैंने आपको बताया भी था कि बच्चे क्या है, भाषा का चलो बाद में बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाषा के 3 प्रकार बताएं, ठीक है। और भाषा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि भाषा के 3 प्रकार किसने बताए हैं, तो वाइगोत्स्की ने बताए हैं, है ना, और उसका नाम हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम है। अब एक बार नाम आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नाम से रिलेटेड ही उसका काम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सामाजिक वाक्, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल स्पीच, ठीक है, जो नाम से ही हमको पता है सामाजिक वाक्य क्या है, वर्ष 2 से क्या है, बोलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। मतलब ये वाला चीज जो है सामाजिक वाक्य जो है वो वर्ष 2 से ही शुरू हो जाता है, मतलब समाज, मतलब वो 4 लोगों के बीच में बच्चा क्या है, बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक वाक्य बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, निज वाक्य, प्राइवेट स्पीच, नाम से ही पता चला, निज मतलब निजी, खुद से, है ना, तो ये कैसे होता है, निज वाक्य मतलब वो खुद से बात करना, कब से शुरू करता है, वर्ष 3 से बोलना प्रारंभ करता है, किस टाइप का बोलना, निज वाक्य शुरू करता है, कब से, वर्ष 3 से, ठीक है। उसका मतलब क्या है, निज वाक्य मतलब खुद से बात करना या बड़बड़ाना, ठीक है। अब यही वाला जो चीज था, ये वाला याद है आपको, जीन पियाजे वाला जब मैं बताई थी, तो जीन पियाजे का भी एक, जब हम भाषा की बात कर रहे थे उसका भी, हम जब बात का उसका वाक्य का बात कर रहे थे, तो स्व केंद्रित या अहम केंद्रित मैं बताई थी, है ना, स्व केंद्रित या अहम केंद्रित, उसका मतलब भी सेम यही है, वो खुद से जब बात करता है बच्चा तो क्या करता है, उसको स्व केंद्रित या अहम केंद्रित बोलते हैं। जहां भी स्व केंद्रित या अहम केंद्रित वर्ड यूज होगा वहां जीन पियाजे आएगा, लेकिन जहां निज वाक्य यूज होगा, सेम चीज है दोनों, और जहां निज वाक्य यूज होगा, सिर्फ वर्ड का अंतर है, वर्ड को हमको याद रखना है, जहां निज वाक्य आया वहां वाइगोत्स्की होगा, जहां अहम केंद्रित या स्व केंद्रित आया वहां जीन पियाजे होगा, ठीक है। मैं पिछला इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि हम डिफरेंस करके पढ़ते हैं, तब हमको और अच्छे से उसको याद हो जाता है, अपने आप याद हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ उसको, वही चीज को। अब यहाँ पे देखते हैं, वर्ष 3 से बोलना प्रारंभ करा, साइलेंट जो प्राइवेट स्पीच है, जो निज वाक्य है, उसको इसका खुद से बात करना होता है या बड़बड़ाना होता है, ठीक है। इसका मतलब तो जहां निज वाक्य बोले वहां ये सारी चीजें हमको खुद से ही समझ में आ जाएगी, जहां सामाजिक वाक्य बोले वहां समझ में आ जाएगा, 4 लोगों के बीच में बच्चा बोलना प्रारंभ करता है, वर्ष मतलब इसका मतलब क्या है, 2 वर्ष से वो बोलना शुरू कर देता है, वर्ष 3 से क्या करता है, वो अपने आप से बड़बड़ाना शुरू कर देता है। बड़बड़ाना मतलब मन में बड़बड़ाना नहीं, वो बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि हमको भी समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है बच्चा, कुछ तो बोल रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्या बोल रहा है, पर ये है कि उसके मुंह से आवाज निकल रहा है, भले थोड़ा थोड़ा निकल रहा है लेकिन निकल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइवेट स्पीच या निज वाक्य, ठीक है। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, क्यों कंफ्यूज नहीं होना है बोल रहे हैं, क्योंकि अगले वाले में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा वाला जो है वो क्या, अस्फुट वाक्य। अब यहाँ पे नाम को हम समझते हैं, पहले हिंदी का मतलब, इसमें जो वर्ड लिखा है उसका मतलब, स्फुट मतलब क्या होता है, फूटना, स्फुट मतलब क्या होता है, फूटना, और अस्फुट मतलब जो नहीं फूट रहा है, मतलब जो अंदर में ही रह जा रहा है, हमारा बात मुंह से बाहर नहीं आ रहा है, मुंह से बाहर हम नहीं निकाल रहे हैं, बस मुंह के अंदर रख रहे हैं, मतलब उसको मन में बोल रहे हैं, ठीक है। साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच मतलब साइलेंट मतलब शांत होके अपने मन में ही उसको बात करना, ठीक है। ये कब से होता है, ये वर्ष 7 से, वो उस वर्ष 7 से पहले अपने मन में बहुत कुछ नहीं सोच पाएगा, मन में बहुत सारा चीज वो सोच नहीं पाएगा, ठीक है। उसके मुंह से कुछ ना कुछ आवाज या इस टाइप का बड़बड़ाना वाला चीज होगा, लेकिन वो जैसे 7 वर्ष में पहुंचता है तब वो इस टाइप की चीजें करने लगता है, ठीक है, जिसको अस्फुट वाक्य या अभ्यंतर वाक्य
कहते हैं। ठीक है, अभ्यंतर मतलब अपने अंदर वो क्या कर रहा है, उस बात को रख रहा है, उस बात को, चीज को क्या कर रहा है, वो सोच रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, साइलेंट इनर स्पीच मतलब वह शांत से बोलना प्रारंभ करेगा और वो शांत रहकर मन में ही अपना बात करता है। ठीक है, मान लो बड़बड़ाना, इसको बड़बड़ाना हम नहीं बोलेंगे, बड़बड़ाना मतलब मुंह से आवाज निकलना चाहिए बड़बड़ाने के लिए। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जब हम छोटे थे तो हम कुछ काम को नहीं कर रहे, मम्मी कब से बोल रही है काम को कर दो, काम को कर दो, फिर क्या होता है, मम्मी लोग का गुस्सा चढ़ जाता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। बड़बड़ाना मतलब क्या होता है, अपने आप से बात करना होता है ना, कुछ भी बोल रहे हैं ना हम लोग, तो आवाज उनका कुछ ना कुछ निकल रहा है, तभी तो हमको समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जो हमको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम वैसे बच्चा भी करता है, बड़बड़ाता कब है, वो वर्ष 3 से ये सब करना शुरू करता है, खुद से बात करना, उसको बड़बड़ाना बोलेंगे, है ना। इसमें आवाज निकलेगा मुंह से बात, लेकिन जिसमें मुंह से आवाज जो है वो बाहर नहीं जाएगा, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अस्फुट वाक, अभ्यंतर वाक या साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी नाम मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हिंदी का नाम हम उतना अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं जितना हम इंग्लिश का नाम को याद कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे सोशल स्पीच एक बार में समझ में आ जाएगा, सोशल मतलब 4 लोग के बीच वाला बात हो रहा है, प्राइवेट मतलब खुद से बात हो रहा है, साइलेंट इनर स्पीच मतलब साइलेंट हो गया, शांत हो गया, तो आवाज तो निकलेगा नहीं, जहां साइलेंट वर्ड लिखा गया मतलब मन में अपना वो बात कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेव वाइगॉत्स्की, जहां हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में बात होगा। इन्होंने भाषा के बारे में बताया, भाषा के 3 प्रकार बताए, सामाजिक वाक है पहला, दूसरा है निज वाक, तीसरा है अस्फुट वाक, अभ्यंतर वाक। ठीक है, इसके 2 नाम है। अब यहाँ पे सामाजिक वाक क्या है, जो क्या कर रहे हैं, 4 लोगों के बीच में बच्चा बोलना शुरू करता है, यहाँ पे क्या है, वर्ष 2 से शुरू होता है उसका ये वाला चीज। निज वाक, प्राइवेट वाक मतलब वो अपने खुद से ही बात करेगा, बड़बड़ाएगा, उसके मुंह से आवाज निकलेगा, है ना, लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा कि वो एक्चुअल में क्या क्या बोल रहा है ना। अस्फुट वाक, अभ्यंतर वाक, इसको साइलेंट इनर स्पीच बोलते हैं। वर्ष 7 से वो उस चीज को बोलना प्रारंभ करता है और वो शांत रहकर मन में ही अपना अपना बात करता है, तो हमको समझ में नहीं आता क्योंकि वो मन में बोल रहा है ना, जो सारी चीजें हमको कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेव वाइगॉत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चीज था। इसके आगे एक और टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, फिर क्लास को वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं लेव वाइगॉत्स्की का एक और टॉपिक है, इसमें 3 प्रकार को बताया है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा है हमारा मचान या जिसको पाड़ भी बोलते हैं, तीसरा हमारा क्या है, अधिक जानकार अन्य। अब ये तीनों चीज क्या क्या है ये मैं बताती हूँ। सबसे हम आते हैं पहले वाले में, सबसे पहले यहाँ पे देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हो, ZPD भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ZPD। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहला वाला लाइन हम यहाँ पे देखते हैं, बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, इसका ही मतलब क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब क्या है, बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है। हम ये देख रहे हैं कि बच्चा खुद से क्या क्या चीज को कर सकता है, अपना दिमाग लगा के क्या क्या चीज को वो कर सकता है। ठीक है, चाहे उसका ड्राइंग बनाना हो, चाहे उसका साइकिल चलाना हो, चाहे उसका अपना बैग जमाना हो, कुछ भी काम हो। ठीक है, वो अपने दम पे अपना दिमाग लगा के अपना सूझबूझ दिखा के वो क्या क्या कर सकता है, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने दम पर बोला है ना, इसलिए हम ये सब चीज को बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला, अब इसमें यहाँ पे क्या बोला है, बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है, वह दूसरों की अधिक जानकारी की मदद से और क्या कर सकता है। मतलब यहाँ पे हमको ये समझना है कि देखो, बच्चा अपने दम पे अपना सूझबूझ अपना दिमाग लगा के तो वो जो भी काम उसको दिए वो चीज तो वो करेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर उसको किसी का हेल्प मिल जाता है, मतलब वो किसी से मदद ले लेता है, ठीक है, तो वो उससे और अच्छा कर सकता है ना। जो अपने दम पे तो कर ही रहा था वो अच्छा, वो तो बेटर कर रहा था, बोल दो अपने दम पे बेटर कर रहा था, लेकिन अगर वो किसी की मदद ले लेता है, उससे और जानकारी उसको मिल जाती है, वो और अच्छा कर सकता है ना, तो वो बेटर से क्या कर देगा, वो बेस्ट कर देगा, है ना। तो इसमें यही चीज बोल रहा है, जहां पे इस टाइप का बात होगा वहां पे क्या आएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र आएगा। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा ड्रॉइंग में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ये नहीं पता, उनको उसको सिर्फ क्या पता है बच्चे को कि छोटा सा जो है ड्राइंग कॉपी आता है, ब्लैंक रहता है, और वो पूरा कॉपी है तो वो पूरा पेज पटा पटा के वो क्या कर सकता है, उसमें ड्राइंग बना सकता है। लेकिन उसको बड़ा ड्राइंग बनाने का मन करा, लेकिन उसके पास तो उतना दिमाग नहीं है, मतलब उसको कहाँ पता है कि जो ब्लैंक पेज आता है ड्राइंग वाला वो बड़ा पेज भी आता है ना, ड्राइंग शीट होता है, उसको नहीं पता है ना। उसको उसको सिर्फ क्या है, उसके जो नॉलेज जो है, उसके नॉलेज में उसकी स्कीमा बोल सकते हैं ना, उसके स्कीमा में क्या एक ड्राइंग कॉपी होती है जिसमें बहुत सारे पेज होते हैं, जो पूरा ब्लैंक रहता है, उसमें कोई लाइन वाइन नहीं बना रहता, और उसका साइज क्या है, एक नॉर्मल कॉपी का साइज रहता है, उस टाइप का साइज रहता है। ठीक है, ये समझता है वो। लेकिन
अब जब वो अपना प्रॉब्लम को क्या बताया, अपने घर में बताया, ठीक है, डिस्कस करा, मदद मांगा, क्या चीज के लिए, कि अरे मैं बड़ा ड्राइंग बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरा कॉपी तो छोटा है, इसमें तो वो नहीं बन पाएगा, तब मैं क्या करूंगा, तो वो किसी से मदद लिया ना, अपने दम पे तो ड्राइंग बना रहा था वो, किसी से मदद लिया तो वो क्या करा, उस काम को अच्छे से कर पाएगा। किसी से मदद लिया तो उसको पता चल गया अरे बड़ा बड़ा ड्राइंग शीट आता है, अब वो क्या कर सकता है, बड़ा ड्राइंग बना सकता है ना, बनाएगा तो वो खुद ही अपने दम पे ही करेगा, पर किसी से मदद मिला तो वो काम को वो और बेस्ट तरीके से कर सकता था, पहले बेटर करता था, अब वो उसको बेस्ट तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, जिसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आगे आप लोग को समझ में आ गया है ना, तो यही इसका मतलब है, अपने दम पर वो क्या कर सकते हैं और किसी से का मदद मिल जाए तो और बेस्ट करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर में, दूसरा क्या है, मचान, जिसको बोलते हैं पार्ट, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखी हूँ अस्थायी ढांचा, अस्थायी ढांचा, और क्या लिखी हूँ, टेम्पररी हेल्प। अब ये सब बता रही है क्या, अस्थायी ढांचा से मतलब आप क्या समझते हो, मचान या पाड़ का मतलब ये क्या होता है, जैसे कि आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग या अपना घर बनते हुए देखे होंगे, ठीक है, किसी का भी घर बनते हुए जब आप देखे हो, मान लो 5 मंजिल का घर बना रहा है कोई आदमी, अब वो क्या कर रहा है, आदमी इतना लंबा कर सकता है क्या अपने आप को कि वो चौथे मंजिल में वो ऐसे ही पहुंच जाए और वो ईंट को वैसे ही खड़ा कर दे, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तब उन लोग क्या करते हैं, बांस का एक लंबा लंबा बांस को क्या करते हैं, एक सीढ़ी जैसे बना देते हैं, है ना, और उसमें प्रॉपर खड़े होने के लिए बना देते हैं, रस्सी से बांध बांध के, जिसमें वो खड़े होकर क्या कर सकते हैं, ईंट को एक के ऊपर एक लगा सकते हैं, फिर उसका छपाई कर सकते हैं, फिर उसको पेंट कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब वो तो मान लो वो वैसे कर करके बांस का सीढ़ी बना बना के पूरे घर को बना लिया, पूरा पेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद तो बांस वहां पे परमानेंट वैसे ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। मतलब वो बांस का सीढ़ी तब तक रहेगा जब तक वो घर पूरा कंप्लीट नहीं बन जाता, मतलब वो टेम्पररी था ना। मचान या पाड़ का मतलब ही क्या होता है, जो चीज कुछ भी चीज ऐसा बना रहे हो जो क्या है, टेम्पररी है, ठीक है, उसी का मतलब ही क्या होता है, मचान, और उसी को ही क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी ढांचा मतलब जो मैंने बताया, वो उन्होंने ढांचा बनाया, बांस का ढांचा बनाया, बांस का सीढ़ी बनाया वहां खड़े होने के लिए, वहां अपना काम को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे क्या है, टेम्पररी हेल्प, मतलब उन्होंने टेम्पररी हेल्प लिया, वो परमानेंट तो नहीं है, वहीं पे बांस का सीढ़ी बना के वहीं परमानेंट तो नहीं छोड़ सकते उसको, है ना, वहां पे उसको प्रॉपर सारा बांस को फिर से रिमूव करेंगे, फिर से निकालेंगे, तब वो घर फिर पूरा कंप्लीट बना हुआ रहेगा, तब उसको निकालेंगे। ठीक है, हम ऐसा समझ सकते हैं, जो टेम्पररी हेल्प का मतलब वही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज हम और समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तब किसी की मदद लेता है, सीखने के बाद नहीं लेता। अब इसका मतलब क्या, बच्चा शुरू में जब साइकिल चलाना सीख रहा है तो आप क्या करते हैं, बच्चे लोग को 4 पहिए वाला साइकिल देते हैं, ठीक है। अब 4 पहिए वाले साइकिल में तो सीख गया, लेकिन एक्चुअल में जब वो बैलेंस बनाएगा तो वो कैसे बैलेंस बनाएगा, वो 2 पहिए वाले में ही बैलेंस बनाएगा ना, लेकिन तुरंत तो अपना खुद से भगाना नहीं सीख जाएगा साइकिल को। ठीक है, पहले क्या करेगा, मम्मी या पापा का किसी का हेल्प लेगा, पीछे से कोई उनको सपोर्ट करेंगे, उसका साइकिल को वो क्या करेंगे, पीछे से पकड़ेंगे। तो किसी का हेल्प लिया ना, टेम्पररी हेल्प लिया ना, वो तो परमानेंट नहीं है। वो जब जब ऐसा तो नहीं है, परमानेंट हेल्प रहता है तो क्या करता है, जब जब वो साइकिल चलाता है तो मम्मी पापा को पीछे पीछे भागना पड़ता है उसका साइकिल को पकड़ के, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, बस उसके सीखने तक का, जब तक बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीख जाता है तब तक उसके मम्मी पापा क्या करेंगे, साइकिल को पकड़ के पीछे उसके चलते रहेंगे। जिस दिन वो अपना बैलेंस करना सीख गया, जैसे साइकिल चलाना सीख गया, उस दिन उसको पीछे से पकड़ना छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हम उसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तब किसी की मदद लेता है, जैसे ही वो पूरा माहिर हो गया उसमें चलाने में, बैलेंस करना सीख गया साइकिल को, तब उसको जरूरत नहीं रहता उसकी मदद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मचान या पाड़ का मतलब टेम्पररी हेल्प होता है, अस्थायी ढांचा वही बिल्डिंग वाला, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जो एग्जाम्पल दी थी वो क्या बोली थी, इसका इससे क्या रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हम अगला आते हैं, अगले में क्या है, अधिक जानकार अन्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। अब इसका मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, अधिक जानकार अन्य, ऐसा तो नहीं है हर इंसान जो है बहुत ज्यादा होशियार है, वो हर किसी के बारे में जान रहा है। हो सकता है किसी को मोबाइल चलाना बहुत अच्छे से आ रहा हो, किसी को कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आ रहा हो, कोई ड्राइंग में माहिर हो, है ना, हर किसी को अपने अपने फील्ड का बहुत अच्छे से नॉलेज रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यही मतलब है, यही चीज को हमको अच्छे समझना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है, अपने माता पिता को कंप्यूटर चलाना सिखाना। अब इसका मतलब क्या है, जरूरी तो नहीं है हमारे मम्मी पापा को मोबाइल चलाना भी बहुत अच्छे से आता, हमारे मम्मी पापा को कंप्यूटर चलाना भी अच्छे से आता हो, या उसके बारे में जानते ही नहीं, उसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो भी उनको नहीं पता हो, है ना। अब उनको जरूरत पड़ा है किसी चीज का, लेकिन आप क्या करो, आपको तो उस चीज के बारे में नॉलेज है ना, अपने कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, मोबाइल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है,
तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको उस चीज की जानकारी दे रहे हो, उनको आप सिखा रहे हो, ठीक है। तो यही चीज क्या कहलाता है, अधिक जानकार अन्य के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और मैं लिखी हूँ, जो जानकारी दे रहा है वह आपसे उम्र में बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे हमारे मम्मी पापा को ही देख लो, हमारे मम्मी पापा हमारे हमसे उम्र में बड़े हैं, है ना, लेकिन हम क्या करें, लेकिन हम उनको सिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई हमको सिखा रहा है तो वो क्या हो, वो हमसे उम्र में बड़ा हो, ठीक है, वो हमसे उम्र में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, अधिक जानकार अन्य का मतलब ये है कि जो हमसे उम्र में बड़ा या छोटा कोई भी हो, जो हमको जानकारी दे रहा है, हमको उसके बारे में या उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये ऐसा जहां पे भी इस टॉपिक के बारे में इस टाइप से कुछ भी बात करेगा तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, अधिक जानकार अन्य को टिक करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए। और लेव वाइगोत्स्की में ये सारी चीजें, ये जो तीनों चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पूछता है। उसके बाद वो सामाजिक वर्ग, निज वर्ग और क्या था वो, आस्फुट वर्ग, वो सब चीज को पूछेगा, ठीक है। एक बार हम ऐसे पढ़ लेते हैं इसको। समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब क्या है, कि बच्चा अपने दम पे क्या कर सकता है, और उसको जब किसी की मदद मिल जाए, कोई और उसको थोड़ा सा भी हिंट कर दे और अच्छा करने के लिए, तो बच्चा क्या करता है, बेटर से बेस्ट करके दिखा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मचान या पार्ट। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसका मतलब क्या है, कोई टेम्पररी हेल्प। जैसे मैंने इमारत वाला बताया, बांस वाला बताया, बांस का सीढ़ी बनाता है, इमारत जब पूरी कंप्लीट हो जाता है तो बांस की सीढ़ी को वो निकाल देता है, क्योंकि वो टेम्पररी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अधिक जानकार अन्य। अधिक जानकार अन्य मतलब आप, अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा या छोटा कोई भी है, लेकिन वो आपको जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, अधिक जानकार अन्य के अंदर आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और बाकी लेव वाइगोत्स्की का जहां भी सामाजिक या सांस्कृतिक के बारे में जहां भी बात होगा, ये देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, तो वहां पे किसका बात होगा, लेव वाइगोत्स्की का। यहाँ पे हमको एकदम याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की किससे रिलेटेड है, सामाजिक और सांस्कृतिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर आज का क्लास यही ओवर करते हैं, कल इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो पढ़ाई उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए।